Hello students, I am Nan sir and you are studying Go Total Biology. Now this is the part 4 and we will be continuing from 8.5 eukaryotic cell. Before moving into eukaryotic cell, let me remind you of the fact that you have already studied 5 kingdom classification, right? So जो 5 kingdom classification था वो किन्होंने दिया था? RH विटाकर ने, आपको याद होगा राइट। और इस 5 किंगडम में उन्होंने कौन से 5 किंगडम बनाए थे? पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 किंगडम उन्होंने बनाया था इस हिसाब से कि बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ के अंदर में इन्होंने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखा था, जैसे उन लोगों का सेल मेम्ब्रेन, जैसे उन लोगों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स से लेकर के और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लेकर के और डिफरेंट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स जो उनके अंदर में प्रेजेंट है, उन लोगों के हैबिटेट्स, लोकोमोशन, ऐसे बहुत सारे बेसिस यानी कैरेक्टर्स उन्होंने डिसाइड किए थे कि इन कैरेक्टर्स के आधार पे वो ये 5 किंगडम को अलग अलग किए थे। खास करके उन लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कैसा वो खाते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मोनेरा में मल्टीपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में जो है वो कभी कभी प्लांट लाइक भी है, कभी कभी इट्स लाइक एनिमल लाइक एज वेल and mix like euglena. It's an example of in which in daylight it does photosynthesis and in the absence of light it does heterotropic nutrition. तो ऐसे कई सारे बेसिस के साथ उन्होंने ये 5 किंगडम डिवाइड किए. But most important what I want to classify now is prokaryotic and eukaryotic, जो कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. तो इन लोगों का जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया बनाया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि मोनेरा होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटिस्टस, फंगस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चारों किंगडम को यूकैरियोटिक सेल के अंदर में या यूकैरियोट्स में हमने अकम्प्लिश किया. नाउ जिनके यूकैरियोटिक सेल में अकम्प्लिश करने के पीछे रीज़न बहुत ही साफ़ किया है 8.5 में एनसीईआरटी के. सबसे पहली बात ये आप देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. यानी यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, ऐसे बोल सकते हैं. जबकि अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स नहीं है, मतलब क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और बाकी सारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं जिनके अपने स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं हैं. इवन प्रोकैरियोट्स को हम बोलते हैं कि जिनमें प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता. तो अगर वो प्रिमिटिव सेल्स हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, मतलब उनमें हर एक ऑर्गेनेल्स के काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स के कंपार्टमेंट्स बने, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अपने कंपार्टमेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर में, और सी फॉर लेट्स से क्लोरोप्लास्ट के अपने कंपार्टमेंट है. यहाँ पे नोटिफाई करने के लिए, बस आपको सिंबॉलिकली बताने के लिए ये डायग्राम बनाया गया. एंड लाइक न्यूक्लियस के अपने कंपार्टमेंट है, बिकॉज न्यूक्लियस हैज़ इट्स ओन कैरियोथिका जिसको बोलते हैं, लेयर ऑफ कैरियो यानी न्यूक्लियस, लेयर ऑफ न्यूक्लियस. एंड गोल्गी बॉडी इटसेल्फ इज़ एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, उनमें भी मेम्ब्रेन होते हैं, उसकी अपनी कंपार्टमेंट है, उसका अपना एरिया है, अपना जोन है. इसीलिए हम बोलते हैं कंपार्टमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स इन ऑर्गेनेल्स, राइट. ये तो समझ में आ गया होगा, आप लोग वैसे भी बहुत समझदार हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया कि इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या स्पेशलाइजेशन दिया गया है. पहला, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस दैट इज़ विथ न्यूक्लियर एनवेलप, दैट्स ट्रू. कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. यानी अगर आप फ्लैजेला प्रोकैरियोट का देखें और यूकैरियोटिक फ्लैजेला देखें तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होंगे, उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, मॉडिफिकेशंस काफ़ी होंगे, राइट. अगर आप सिमिलरली साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर देखें, यानी सेल्यूलर कवर जो है, ये सेल का जो स्केलेटन है, साइटो यानी सेल, स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी सेल का फ्रेमवर्क मॉडल जो है वो भी काफ़ी डिफरेंट है. और जेनेटिक मटेरियल तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है यूकैरियोटिक सेल में अगर आप चाहें, क्योंकि यू यानी डेवलप्ड होता है और काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, और दे आर organized into chromosomes. So this is what you can understand. So next we can see here, right,
एक और पॉइंट इट हैज़ बीन गिवन, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज एज आई सेड प्लांट्स एनिमल्स आर डिफरेंट एंड वन हैव सेल वॉल्स एंड वन डू नॉट हैव, यानी जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा था. यू कैन सी हियर हियर दैट्स अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल. ये जो डायग्राम है प्लांट सेल का, यहाँ पे आपको काफ़ी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. मतलब जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर में डिफरेंसेस क्या है, उसको भी थोड़ा सा असाइनमेंट कीजिए. एंड इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर है एक्सेप्ट लॉट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. And plast is like chloroplast is not present, right? So you can see rest other plant cellular components are also present. Nuclear envelope hai, Golgi apparatus, nucleoids and nucleus, lysosome, smooth endoplasmic reticulum, plasmodesmata which is present here. Microtubules are there, which is also an significant feature of plant cell. Usually plant cell have microtubules and animal cell have microfilaments in general, right? And if you see peroxisome is there which is present here. Cytoplasm, yes obviously it is present, it's a cellular content. Ribosomes present होते हैं. Mitochondria तो almost it is obviously it will be present because it is a powerhouse. And middle lamella, ये जो plant cell wall है ये present नहीं होता, middle lamella present नहीं होता animal में, और यहाँ पे plant cell में दिख रहा है आपको. So this is what, and next you can see here this is an animal cell. और इस एनिमल सेल में आप देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, बट प्लाज्मोडेस्माटा की जगह आपको मैं बताना चाहता हूँ माइक्रोविलाई है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट. सेंट्रियोल्स विच वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एज यू हैव नोटिस्ड आउट. सो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट. देखो सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो. Peroxisome, if you see, it's also present here. Lysosomes are present, ribosomes, mitochondria, rough cytoplasm, nucleus, nucleolus, nuclear envelope, smooth endoplasmic reticulum. I think rest all is being identified by you and it's very easy to understand. Now 8.5.1 इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले let me just tell you about cell components. Yes, coming to this cell components, this is a cell components. देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे जो पढ़ने वाले हैं हम और जो कि सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे. ये इसको मैंने क्लासिफाई किया. हियर यू कैन सी 4 बेसिक कंपोनेंट्स. इफ़ यूल सी इट वेरी ब्रॉडली, सेल बाउंड्री एक है, लिविंग कंपोनेंट्स कुछ हैं और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एंड द न्यूक्लियस, राइट? सेल बाउंड्री जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, मतलब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि ये यूकैरियोटिक सेलुलर कंपोनेंट है. ये ओवरऑल इतने ही सेल में कंपोनेंट्स है जो आपको पढ़ना है. तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक मॉडल बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. यू विल स्टडी इट इन हायर क्लासेस. But if you'll see the glycocalyx layer, that is a cellular boundary which we have studied in the prokaryotic model. Cell wall which is a eukaryotic content as well as prokaryotic content, but हम cell wall को आगे पढ़ेंगे. We'll start from cell membrane this particularly, right? तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है ये बाउंड्री है, यानी सेल के बाहरी हिस्सा है, एनवलप है, जो सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद आप अगर इफ़ यूल बी वेरी सरप्राइज, अगर मैं आपको बोलूँ भाई सेल के अंदर में नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड सेल के अंदर में लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, that means it's very complex, right? Yes. Now let us see that if the living components, मतलब ये वो components है जिनको हम living मानते हैं, because यहाँ पे जो metabolic reactions होते हैं वो living nature के होते हैं. और जिसको हम मेटाबॉलिज्म के अंदर में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होते हैं. इनको हम वी कॉल देम एज लिविंग रिएक्शंस. सो लिविंग रिएक्शंस कंडक्ट करने वाले ये कंपोनेंट्स हैं सेल के, जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं या ऑर्गेनेलिस कहते हैं. इसमें एक ब्रॉडर कैटेगरी में 1, 2, 3 and 4, दिस ऑल टुगेदर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body, lysosome and vacuoles. ये all together they are called as endomembrane system. In this sequence we will study in this sequence itself. And then if you see mitochondria is there, plastids are there, and ribosomes, cytoskeleton, cilia and flagella, centriole and centrosome. Next, non-living components. Yes, I want to make you very, it's an interesting factor because all the components
not only living components are there but non-living components are also present here, like reserve product are there, secretory products are there, excretory products are there. So the reserve products are like the basic biomolecules जो हैं, जो बेसिक कंटेंट है किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट। सिक्रेटरी में जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं हम, सांस जब हम रिलीज करते हैं, एग्जैक्टली ठीक है ना। और दिस इज़ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एंड देन वाटर, यूरिन में और स्वेट में वाटर रिलीज हो जाता है। अमोनिया, दैट इज़ ऑल्सो being released, ammonia, uric acid, urea and all, ठीक है। ions are there, obviously ions are also a part of excretory materials. If you see, I have classified the boss of the cell or nucleus under a special category. It is because it is that part of living component which is very essential in nature, so I have classified it in a fourth category, and where we will study about chromosomes, nucleic acids and all. And so let's begin. सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले स्टडी करेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन को जब आप देखो यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन के सबसे पहले डिटेल्ड में स्ट्रक्चर एनालिसिस तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1950s, मतलब आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन 1950s, at that time we came to know about the detailed structure of the cell membrane, but initially some biochemical research were always being conducted, और especially in human RBC which is being written here. ह्यूमन RBC के अंदर में आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट मैक्सिमम रिसर्च ब्लड सेल्स में हुए हैं। तो ब्लड सेल्स क्योंकि एक्सट्रैक्शंस इजी था और उसके बेसिस में हुए, तो RBC का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टडी किया गया, राइट। एंड वहाँ पे वी ऑब्जर्व्ड समथिंग। लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट RBC ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC, इसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड है और 8% कार्ब्स हैं, या रेस्ट अदर प्रोडक्ट्स हैं। नाउ इफ़ यू सी हियर, वाइडली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, और अगर देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। लेट्स डिस्कस द लिपिड पार्ट बिकॉज हियर लिपिड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पैरा में ही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लिपिड एक ऐसा हिस्सा है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, बट ये एक फ्रेमवर्क मॉडल में है, मतलब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चरल बेसिस में प्रेजेंट है। देखें यहाँ पर मेंशन है कि लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर पार्ट। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव यूज लिपिड्स, दैट इज सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दीज आर सम टर्म्स and hence hydrophobic यानी which fears water यानी which avoids water, and polar यानी which is water soluble, and non-polar यानी which is water insoluble। अब प्राइमरीली अगर आप देखें तो इसमें लिपिड का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के बारे में हम बात कर रहे थे वो किस तरीके से प्रेजेंट है, इसका डायग्राम तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिपिड्स का जो टाइप है ये रहा। जो यह लिपिड्स है यहाँ इसमें इस तरह से है, ये एक पोलर हेड प्रेजेंट है और एक नॉन पोलर टेल प्रेजेंट है, राइट। एंड अगर आप इसके पोलर हेड को देखें तो इस पोलर हेड के अंदर में पोलर ग्रुप है, जैसे आप यहाँ पे फॉस्फेट्स ले सकते हैं H3PO4, एंड उसके बाद फिर उस पोलर हेड में जॉइंट में ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और 2 फैटी एसिड्स के टेल हैं, यानी ये जो है फैटी एसिड्स, ये जाहिर सी बात है 2 फैटी एसिड्स टेल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और जो पोलर हेड है ये दिस इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। यानी पोलर हेड यानी ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक तरीके से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो गया, राइट। हम इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें दोनों तरह के पाथ्स फॉलो करते हैं। एम्फी यानी बोथ होता है, ठीक है ना। तो दोनों पाथ कैसे, जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों कंटेंट प्रेजेंट है। और ये देख सकते हैं आपको, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर वेयर लिपिड बाइलेयर इज़ प्रेजेंट, मतलब जो इसका हेड पार्ट है यही लिखा गया था previously, head part it is present outwards and the tail parts are present inwards, यानी दोनों लिपिड के टेल्स आपस में क्लोज टुगेदर एंड हेड आर अवे फ्रॉम द मिड सेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट। सो कुछ इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट इन आर मेम्ब्रेन। एंड जाहिर सी बात है, ये अगर एक मेम्ब्रेन है तो इसका एक पार्ट साइटोसॉलिक होगा यानी सेल के अंदर होगा, इंट्रासेल्यूलर होगा, और एक पार्ट जो है इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा यानी सेल के बाहर होगा।
जो सेल के बाहर के, जिसको हम नॉन साइटोसॉलिक पार्ट भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पोजीशन ऑफ टेल क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टेल, और ऐसा क्यों है, राइट। सो पहली बात तो पोजीशन ऑफ टेल इज़ इनवर्ड्स, राइट, एंड पोजीशन ऑफ टेल इफ इट इज़ इनवर्ड, सो द पोजीशन ऑफ हेड विल बी exactly outwards like this. It is written position of tail is inwards and head is outwards. And what is that non-polars, this is very important, the answer is here. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. यानी जो ये नॉन पोलर टेल है, राइट, दिस नॉन पोलर टेल इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेस इन्वायरमेंट, यानी सेल के साइटोसॉलिक एरिया और नॉन साइटोसॉलिक एरिया, उन सब से ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अंदर वाले हिस्से में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इसके आंसर यहाँ पे वेरी क्लियरली इट इज़ गिवन, right. And if you'll see next, we can move down to the protein part. If you'll see protein, that proteins are usually of two types present here. One is intrinsic, or we call it as integral protein, and other one is extrinsic, or we call it as peripheral protein. So the intrinsic protein, these are either it can be completely buried or it can be partially buried. So the completely buried are called as tunnel and partially buried are called as carrier protein, right. And glycoprotein, similarly, the peripheral part which is called as glycoprotein, it helps in reception, present in the surface. So इसको हम समझ पाएंगे only when we see this model. So here you can see the fluid mosaic model, जो कि सबसे ज़्यादा well एक्सपोज एंड वेल डिस्क्राइब्ड मॉडल है. काफ़ी सारे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था और काफ़ी सारे सैंडविच मॉडल एंड ऑल, बट आउट ऑफ देम फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज बीइंग ब्रॉडली एक्सेप्टेड. एंड हियर यू कैन सी द अरेंजमेंट, इट्स डायग्रामेटिक अरेंजमेंट, जिसमें आपको इंट्रिंसिक, अब आपको देखो इंट्रिंसिक प्रोटीन, दीज आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, राइट. एंड इन द इंट्रिंसिक प्रोटीन दिस इज द partially buried protein, and this one is the tunnel protein which is completely buried protein. And if you'll see the peripheral, these are the extrinsic protein, right. So those proteins are peripheral proteins, and these protein contain, yes, this is the glycoprotein which is ग्लाइकोप्रोटीन. और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये ग्लाइको यानी ग्लूकोज होता है, प्रोटीन यानी प्रोटीन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. तो यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा जो 8% हमने लिखा कार्बोहाइड्रेट वो इसी कंटेंट के अंदर में प्रेजेंट होता है. और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ये ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं. यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया जो छोटे छोटे सर्कल्स में मैंने दिखाया है, राइट. और ये सारे पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं. एक स्पेशल प्रोटीन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्पेक्ट्रीन है, राइट. इसके बारे में एनसीईआरटी में शायद आई थिंक इट इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड देयर. सो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन ये एक साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. किसको? जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन अंदर की ओर से यानी इंट्रासेलुलर ओर से, मेक्स अ स्केलेटल फ्रेमवर्क इन द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी साइटोसॉलिक एरिया में होता है. देखिए जहाँ साइटोसॉलिक है, दिस इज द पार्ट विच इज साइटोसॉलिक. साइटोसॉलिक एरिया में स्पेक्ट्रीन प्रेजेंट है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नॉन साइटोसॉलिक पार्ट. आई थिंक यहाँ से आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स ये सारे चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया होगा. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर ओवर देयर. एंड इफ लेट अस अंडरस्टैंड some more details about fluid mosaic model जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. widely accepted model, right. So this is the structure of the fluid mosaic model, and this model is widely accepted model. And here you can connect it with 8.4. this you can very well connect it with my schematic diagram which I had shown you earlier. यहाँ पे these are the same integral proteins, and these are the which is tunnel protein that is completely buried, and partially buried proteins are they are not seen. Yes, here you can see partially buried proteins are present. And if you'll see glycoproteins and sugar, these are the oligosaccharides जिसके बारे में मैंने बताया था. And lipids, these are bilayers. And cholesterol, few 1 to 2% of cholesterol is present which maintains the rigidity of the cell membrane. Now so this is the fluid mosaic model, but who improved it? So Nicholson and Singer,
सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इन्होंने एक बहुत ही खास बात बताया हमें कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, यानी मेम्ब्रेन का काम क्या है। आमतौर पे ये 3 काम है: प्रोटेक्शन, रिसेप्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, रिसेप्शन यानी कुछ चीज़ों को रिसेप्टर के जैसे काम करता है, यानी सेल के अंदर कौन सी चीज़ आए कौन सी चीज़ नहीं आए, और सेल सिग्नल करने के लिए रिसेप्शन का काम करता है। जैसे अगर आप देखो एक स्कूल में, अगर आप किसी स्कूल को एंटर करते हो तो सबसे पहले किससे मिलते हो? उसके रिसेप्शन डेस्क से। किसी भी होटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो रिसेप्शन वो एरिया होता है जो सिलेक्ट करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको किस तरीके से हैंडल किया जाए, और आगे आपको सॉल्यूशन क्या पहुंचाया जाए, और आगे की आपकी एंट्री रिसेप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक वाइटल हिस्सा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जब मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि अंदर तो एम्फीपैथिक रीजन है, तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, नॉन पोलर भी आ सकते हैं। तो रीज़न बिहाइंड दैट इज लिपिड्स have both H3PO4, which is hydrophilic phosphate head, and the lipid fatty acids saturated hydrocarbons, which is a hydrophobic tail. Now this mixture of two types of molecules present in the lipid, that is phospholipids, makes it quasi-fluid in nature. So this allows the proteins which are present, integral proteins which are present, they move within the bilayer, so that द मॉलिकल्स, द पोलर मॉलिकल्स, जो पोलर मॉलिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे वाटर हो गए, सॉल्ट्स हो गए, जिनको अंदर आना है या बाहर जाना है, ऐसे मॉलिकल्स को प्रोटीन कैरी करके लेके आते हैं अपने साथ में, राइट। जो रिक्वायर होते हैं, कई ऐसे रीजन होते हैं जहाँ रिक्वायर नहीं होते, बट यही नेचर जो है प्रोटीन्स को अगर मूवेबल नहीं बनाता, और तो फिर चीज़ें कैरी हो करके नहीं आ सकते। तो किस चीज़ का मूवमेंट होता है, ये क्वेश्चन है कि मूवमेंट किस चीज़ का होता है, लिपिड का मूवमेंट होता है या प्रोटीन का मूवमेंट होता है? प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है, नो डाउट। एंड इसी नेचर को फ्लूइडिटी कहा जाता है, राइट। एंड देन लेट्स मूव अहेड। इसमें काफ़ी सारे और भी फंक्शंस हैं जिसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा लास्टली। द फंक्शंस आर लाइक इट हेल्प्स द सेल टू सेल ग्रोथ और एक्सपेंशन। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल्यूलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब कभी सेल ग्रो करेगा तो उसका सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिक होना चाहिए, राइट, एक्सपैंड होना चाहिए, तो सेल मेम्ब्रेन एक्सपैंड कर पाता है, तो इट हेल्प्स इन इट। इसका जो नेचर है दैट इट हेल्प्स इन इट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बहुत सारे टाइप्स के, 4 टाइप्स के होते हैं, बट हियर मैं आपको जस्ट बताऊं कि जैसे एक एडियरेंस हो गया, मतलब 2 सेल के आपस में चिपक के रहना, उसको बोलते हैं कि दैट इज़ वन टाइप ऑफ जंक्शन। जैसे गैप जंक्शंस हो गए, 2 सेल के बीच में गैप है, तो ये जो मेंटेन करता है, और जैसे प्लाज्मोडेस्माटा आपने देखा, माइक्रोविलाइज आपने देखा, तो ये जो जंक्शंस को मेंटेन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है जंक्शंस बनाने में और उसको मेंटेन करने में। सिक्रीशन, नो डाउट, जो सिक्रीशन है, चीज़ें जब हमारे बॉडी से सिक्रीट होगा तो वो हमारे बॉडी से बाहर जाना है, राइट। तो वो बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है वो सेल से बना है, और पूरा सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। तो सेल मेम्ब्रेन को सिक्रेटरी नेचर का होना चाहिए, यानी वो सिक्रीट कर सकता है, अंदर से चीज़ों को बाहर सिक्रीट करवा के भेज सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। और एंडोसाइटोसिस यानी सेल इनटेक भी करता है, यानी एंडो यानी अंदर, सेल अंदर चीज़ें बाहर से अंदर को इनटेक करता है, जिसको आप इनटेक ऑफ कंपोनेंट्स, इनटेक ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल इज डन थ्रू एंडोसाइटोसिस आप बोल सकते हैं। बहुत ही वाइटल फंक्शन है सेल डिवीज़न। अगर आप देखो सेल डिवीज़न यानी एक सेल डिवाइड करेगा, तो सोचो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस तरीके से सेपरेशन होना है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और रेगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये कहीं पे इन बिटवीन इट्स नॉट अ ब्रेकआउट, ये कहीं पे रुका नहीं है, या कहीं पे इट्स नॉट अ पार्शियल स्ट्रक्चर, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये कम्प्लीटली स्पेरिकल है और पूरे सेल को कवर किया है। तो जब 2 सेल्स बनेंगे तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इट कैन नॉट जस्ट डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। जैसे ऑर्गेनल्स कुछ हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के जैसे बाइनरी फिशन कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये भी बाइनरी फिशन कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है किस तरीके से डिवाइड करता होगा, मतलब सेल को किस तरीके से दूसरे सेल में भी सेल मेम्ब्रेन फॉर्म
फॉर्म होता है। तो ये जो मैनर है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर से पढ़ेंगे। बायोलॉजी इज़ कम्प्लीटली कनेक्टेड। अगर मैं किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करके बोलना शुरू कर दूँ, देन आई थिंक आर वीडियो लेक्चर विल be taking lot of hours and we won't be able to complete our actual motto. So let us move ahead. आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। राइट, सो बी रेडी फॉर दैट। ट्रांसपोर्टेशन इन दिस मॉडल। यहाँ पे मैंने एक स्केमेटिक डायग्राम बताया है जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसके ग्राफ को समझना चाहते हैं तो यू कैन सी हियर, यू कैन सी दिस, यस। So there is two type of transportation. One is active transport and other is passive transport. अगर active transport होता है तो फिर हम कहते हैं कि it requires ATP और energy, और passive में कभी हमको energy चाहिए नहीं। मान लीजिए कि आपको अगर कोई हिल के ऊपर चढ़ना है, यानी आप लोअर कंसेंट ग्रेडियंट से हायर ग्रेडियंट को जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी लगेगा। अप हिल ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी आपको चाहिए होता है, यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट वेरेज अगर आपको हिल से उतरना है, दैट इज़ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपको एनर्जी कम खर्च होगा, यानी देर यू वोंट बी रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, राइट, बिकॉज इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऐसा ही है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, जैसे कि मेम्ब्रेन के नेचर के बायोकेमिकल नेचर तो आपको पता है। अगर उसमें से अगर आयंस पास होते तो क्या होगा? आयंस क्योंकि पोलर होते हैं, सो इसको मूव करने के लिए अक्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो इसको क्या चाहिए होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, यानी प्रोटीन्स चाहिए होंगे, और ये प्रोटीन्स जो हैं सोडियम और पोटेशियम को पंप करेंगे। सो दिस सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इफ़ यू सी अदरवाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूट्रल है, अगर चार्ज है, आयंस चार्ज होते हैं लेकिन न्यूट्रल सोल्यूट है, तो वो कैसे पास करेगा? आपने देखा होगा टनल्स, ठीक है ना, जो टनल्स है जो डायरेक्टली पास होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल खाली होते हैं, यहाँ से सिंपल डिफ्यूज़न होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस है, पैसिवली जो फ्लो होता है, दैट इज सिंपल डिफ्यूज़न। लेकिन जाहिर सी बात है ये हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर की ओर होगा। तो इफ़ इट्स वाटर, अगर ये पानी है तो पानी भी सिमिलरली इट्स पोलर इन नेचर, राइट, सो इट विल फेस प्रॉब्लम आयंस को मूव करने के लिए। सो अक्रॉस द मोशन अगर पानी मूव करता है, इट विल बी मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यानी अगर हम सॉल्यूशन का बोलते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन में है, इसका मतलब उसमें सोल्यूट्स ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट कम है, तो इसका मतलब इट विल बी मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, or we can say higher concentration of the solvent to lower concentration of the solvent. This is what the movement of water, or also called as osmosis. Now if it is polar molecule, अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है, कोई भी अदर पोलर मॉलिक्यूल है, बट ये ऐसा पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें बट दिस पोलर मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट कैन मूव बट फ्रॉम हायर gradient to lower gradient, but still lipid membrane is there, so it cannot pass on. We are not talking about ions here, other polar molecules, right. सो अगर इसको पास ऑन होना है तो फिर इट रिक्वायर्स प्रोटीन, जाहिर सी बात है। एंड इन दिस केस दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न विल बी कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इन्हीं सारी बातों को मैंने एक स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए ऑस्मोसिस हो रहा है। अब ऑस्मोसिस का जब डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, यानी वाटर। तो इसीलिए जब वाटर मूव करेगा तो वो कहाँ से मूव होना चाहिए? देखिए यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है टू हायर कंसंट्रेशन, बट वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? क्योंकि जहाँ पे हम लोअर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, दैट प्लेस सॉल्वेंट इज़ मोर देन सोल्यूट, एंड वेरेज इन द हायर कंसंट्रेशन द सोल्यूट्स आर मोर देन सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट अगर मोर है तो ऑस्मोसिस कहाँ से होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लाइक दिस। Is it clear? Now second, facilitated diffusion. So before facilitated diffusion I want to discuss simple diffusion. If you see simple diffusion, here you can see higher concentration gradient is part and this is more number of solutes, it moves to the lesser region, so it's a downhill transport and these will be neutral solutes. तो नीचे मैंने लिखा है कि osmosis can also be called as diffusion because the likewise in the simple diffusion the solutes move in the
when the water or the solvent moves. If water moves, then it is called as osmosis. Very simple. But I think you should not get confused that while we are taking it from this region, yani from higher concentration to lower concentration, you should always mark we are talking about solutes in case of simple diffusion. But when we are talking about osmosis, we are talking about the solvent, that is the water. सो जब कंसंट्रेशन की बात होती है तो जाहिर सी बात है, यही मैं समझा रहा था आपको कि जहाँ कंसंट्रेशन सोल्यूट्स का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सॉल्वेंट्स का कंसंट्रेशन कम होगा, और जहाँ पे सॉल्वेंट्स का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है सिंपल डिफ्यूज़न का, न्यूट्रल सोल्यूट्स के, ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर है, और जो वाटर है वो वाटर के हायर कंसंट्रेशन टू लोअर है, वेर एज सोल्यूशन के तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। सो इफ यूल सी, लेट्स नेक्स्ट कम टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, सो इट विल बी वेरी सिमिलर, लेकिन ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट होता है और डिफ्यूजन में सोल्यूट। एग्जैक्टली। सो द सोल्यूट जो है, ये सोल्यूट्स जब मूव करते हैं फ्रॉम higher concentration to lower concentration, that itself will also be called as facilitated diffusion. लेकिन the only difference between simple diffusion and a facilitated diffusion is the presence of protein. This carrier protein helps the polar molecules to move from this region to that. Is it clear? So जाहिर सी बात है, जो polar molecules है, they cannot move through the membrane because of the presence of the lipid membranes, right? So यहाँ से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। अगर आप फिर ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, विच इज़ द लास्ट केस, आयंस लाइक Na+ and H+, सोडियम सॉरी इट्स नॉट H+, इट्स पोटेशियम आयन, देन those ions move through active transport which requires ATP. So thank you very much for listening it. I hope you understood it. तो सिर्फ अंडरस्टूड नहीं रहना है, बल्कि हमको थोड़ा सा इसको नोट डाउन करना है और साथ में जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। अंटिल देन स्टे सेफ एंड इन द नेक्स्ट सेशन। अच्छा, और एक बात है, मैं ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल को एक अलग से शॉर्ट वीडियो आई विल मेक इट फॉर यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।